नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में आज का दिन सियासत का सुपर संडे साबित हुआ। एक तरफ रायबरेली में पार्टी में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। यहां उन्होंने मैराथन बैठक करने के साथ पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने कुशीनगर और संत कबीर नगर में योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। तो वहीं बसपा ने साफ कर दिया कि 2022 के रण में वो अकेले ही उतरेगी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अपना दल की, जिसके दो धड़ों को वापस एक करने के लिए अनुप्रिया पटेल ने एक प्लान तैयार किया है, जिसका खुलासा आज हम करेंगे। लखनऊ में 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के बाद प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची और अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा से की। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों से मैराथन बैठक की। सियासी जमीन मजबूत करने रायबरेली पहुंची प्रियंका। रायबरेली में प्रियंका का जोरदार स्वागत। हनुमान मंदिर में प्रियंका ने टेका मत्था। प्रियंका ने दिन भर की मैराथन बैठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आजकल यूपी दौरे पर हैं। 2 दिन लखनऊ में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के बाद प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। अपने 2 दिन के रायबरेली दौरे पर पहुंची प्रियंका का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत की होड़ में कई जगहों पर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। अपने दौरे के पहले दिन की शुरुआत प्रियंका ने हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ की। लखनऊ रायबरेली सीमा पर प्रियंका ने चुरवा हनुमान मंदिर में मत्था टेका और पुजारी से आशीर्वाद लिया। मंदिर में पुजारी ने प्रियंका गांधी का पूजन करवाया। पूजन के बाद पुजारी ने प्रियंका गांधी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। हनुमान जी के पुजारी के नाते कह रहा हूं कि आप अपना निवास स्थान रायबरेली बनाइए और यहां रहिए। मंदिर में दर्शन के बाद वो भुए मऊ के लिए रवाना हो गईं। दरअसल विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, रायबरेली आने वाले सभी बड़े नेता चुरवा हनुमान मंदिर में मत्था जरूर टेकते हैं। चुरवा से रवाना होने के बाद प्रियंका सीधे भुए मऊ पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ दिन भर मैराथन बैठकें की। इन बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रियंका ने प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते हम लोगों को आदेश दिया कि आप लोग चुनाव में जुट जाइए। 16 हफ्ते का टाइम है, आप लोग महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अपना हर बूथ पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता हों उनको पकड़ के और उनको क्या कहते हैं बूथ तक ले जाने का, और हम लोगों को कांग्रेस के प्रचार एवं प्रकाशन जो भी है प्रचार के बारे में, नीतियों के बारे में बताइए और कांग्रेस को मजबूत करिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। चुनाव को लेकर वो लगातार यूपी का दौरा कर बैठकें कर रही हैं। हालांकि बीजेपी प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे पर सवाल उठा रही है। यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही वो यूपी में दिखाई देने लगी। 4 साल तक वो ट्विटर पर राजनीति कर रही थी। जब चुनाव नजदीक आता है तो इनको जनता दिखाई पड़ती है, अन्यथा 4 साढ़े 4 साल तक आंख मूंद करके सब घर बैठे ट्विटर पर राजनीति करते हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने सबक सिखा दिया है। इसलिए अगर उनको राजनीति में जिंदा रहना है तो जनता के बीच में बने रहना होगा, जनता के मुद्दों को लेके जाना होगा। आज विरोधी पार्टियां मुद्दा विहीन हो चुकी हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यही कारण है कि जनता ने राजनीति के अखाड़े से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कभी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कांग्रेस को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के 2 विधायकों अदिति सिंह और राकेश सिंह ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उनकी वफादारी अब बीजेपी के साथ है। इसके साथ ही काफी समय से सोनिया गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गई हैं।
ऐसे में प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर उनकी कमी को पूरा कर रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तय करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रियंका गांधी की नज़र रायबरेली पे है कि रायबरेली की 5 सीटों में कम से कम 1-2 सीटें हम निकाल लें, ताकि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो उसमें जब हम रख सकें कि अभी जो हमारी विरासत है रायबरेली वो कांग्रेस के लिए ही है, राजनीतिक के मायनों से कांग्रेस उनके लिए अभी रायबरेली मजबूत है, ये रख सकें और रायबरेली का उदाहरण देके पूरे देश में खासकर यूपी में जब चुनाव होगा 2024 में तो वो कम से कम कह सकें। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज़, रायबरेली। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कुशीनगर और संत कबीर नगर में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम के निशाने पर रहे सपा, बसपा और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे की यूपी सरकार जनता पर दिल खोलकर पैसा लुटा रही है। दरअसल योगी सरकार चुनाव से पहले विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाकर जनता को संदेश देना चाहती है कि योगी सरकार केवल सूबे के विकास का काम कर रही है। इसी कड़ी में कुशीनगर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनता को बता दिया कि कुशीनगर के विकास के लिए अभी तो ये ट्रेलर है। तो लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए एक ट्रेलर है। अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की। परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज गरीबों को राशन मिल रहा है। ये राशन क्या 2017 के पहले भी मिलता था? 2017 के पहले राशन नहीं मिलता, क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि इन सभी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर शासन किया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाई। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। इन्होंने दिया क्या? बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार। विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता, तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आ। 2017 के चुनावों के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। कुशीनगर में सीएम योगी ने कांग्रेस की हालत का जिक्र किया और कहा कि अभी कांग्रेस के पास केवल 7 सीट है, लेकिन 2024 के बाद कांग्रेस को 2 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को 7 सीटें दी और 2022 में कंधा देने के लिए 2 लोग भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। वहीं सीएम ने राहुल गांधी के इटली जाने और अखिलेश यादव के सैफई प्रेम को लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस का परिवार क्या, जब प्रदेश देश में कोई विपत्ति आती है तो फुर से इटली चले जाते हैं।
सपा को सफाई से बाहर आप नहीं देख सकते। और भाइयों बहनों, इनकी सोच संकीर्ण है। ये लोग नौजवानों की नौकरी को गिरवी रखते थे, नीलाम करते थे। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न हो, इनके द्वारा मिल मालिकों के साथ मिलकर के शोषण किया जाता था। आज दरअसल पिछले कुछ सालों में योगी सरकार ने माफियाओं पर अपनी टेढ़ी नजर रखी है। मुख्तार से लेकर अतीक तक की अवैध संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है। इसको लेकर भी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में माफिया उसी जगह पर है जहां उन्हें होना चाहिए। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। दरअसल अगले साल होने वाले चुनावों से पहले सीएम योगी विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार करने में लगे हैं जिसके सहारे फिर से 22 के रण में विरोधियों को परास्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी का रण जीतने के लिए बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता में वापसी के लिए बसपा वही 2007 वाले फॉर्मूले पर काम भी कर रही है। मतलब ब्राह्मण और दलित वोट बैंक के सहारे बिना किसी से गठबंधन किए फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। साल 2022 के रण को जीतने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन चुनावों में सभी दलों का फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर है। ब्राह्मणों को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना गया है, लेकिन इस बार सभी दल ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हुए हैं। इसमें बसपा भी पीछे नहीं है। दरअसल 2007 के बाद से बसपा ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। इतना ही नहीं, 2014 की लोकसभा चुनाव में तो बसपा का सूपड़ा ही साफ हो गया था। 2017 के विधानसभा चुनावों में भी उसकी सीटें गिरती रहीं। अब 2022 के रण को जीतने के लिए बसपा ने वही 2007 वाली रणनीति तैयार की है। दरअसल 2007 में ब्राह्मण और दलित वोट बैंक के सहारे ही बसपा को सत्ता मिली थी और अब एक बार फिर वो ब्राह्मणों को साध कर फिर से सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। 22 के चुनावों में बसपा ने की गठबंधन से तौबा। 22 के सियासी अखाड़े में अकेले उतरेगी बसपा। सपा के साथ गठबंधन के कड़वे अनुभवों के चलते फैसला। सतीश मिश्रा ने 22 के सियासी समर के लिए जो रणनीति बताई है, उसके हिसाब से उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनका पुराने अनुभव। सतीश मिश्रा की माने तो पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। साथ ही उन्होंने 2007 की तरह ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अपने दम पर सत्ता में लौटने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि तब भी हम अकेले ही चुनाव लड़े थे और अब भी हम चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। हमें उस समय भी कई लोग कमजोर समझते थे और उन्हें लगता था कि हमारी पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो हमने सरकार बना ली। यूपी सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। यूपी सरकार के शासन की तुलना इमरजेंसी से। कांग्रेस को भी जमकर सुनाई खरी खोटी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में बसपा और बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाई थी, लेकिन 2022 के चुनावी साल में सियासी समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। सतीश मिश्रा की माने तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और बसपा आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया कर देगी। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के शासन की तुलना इमरजेंसी से कर दी। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा के निशाने पर कांग्रेस भी रही। सतीश मिश्रा की माने तो जब बसपा के पास 40 से ज्यादा सांसद हुआ करते थे तो हमने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने हमारे विधायकों को भी तोड़ दिया। सतीश मिश्रा ने जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा, उसका जवाब भी बीजेपी और कांग्रेस ने दिया। जनता पार्टी का ये
ये स्पष्ट मानना है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है, अपना विचार है। पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के बीच में अपनी उपस्थिति और जनता के हितों के काम है। लोकतंत्र में सरकार में वही चुना जाता है जिसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये एक अच्छी बात है। लगातार हर पार्टी का ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कहती है, तो इससे पता लगता है कि 4.5 वर्ष में हमारे काम को विपक्ष भी मानता है, इसीलिए अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से बताता है। देखिए, 4.5 साल का भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है उसके खिलाफ अगर किसी ने संघर्ष किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। कोरोना मिसमैनेजमेंट से लेकर के बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न, हिंसा और दलितों का जो उत्पीड़न हुआ, उस वक्त कहाँ थी बहुजन समाज पार्टी। इस 4.5 साल में 4 गुना ज़्यादा दलित उत्पीड़न हुए, पर बहन जी शांत रहीं। और आज जब चुनाव आया है तो सतीश चंद्र मिश्रा जी जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव जिम्मेदार नेता हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ब्राह्मण समाज रहा हो चाहे दलितों का समाज रहा हो, उन्होंने उनको कितना न्याय दिलाया। ना उनको टिकट दिलवा पाए, ना उनको उनका स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर पाए। तो 2022 में ऐसे सपने देखना वो छोड़ दे बस। उत्तर प्रदेश चुनावों में 5 महीने से भी कम का समय बचा है और बसपा ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। उससे लगता है कि 2007 वाले फॉर्मूले पर चलकर वो बाकी सभी दलों की रणनीति को फेल कर देगी। हालांकि बसपा की ये रणनीति कितनी कारगर होती है ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2022 के विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटें जीतने के लिए अपना दल सोनेवाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल उन्होंने अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ विवाद सुलझाने और अपना दल के दोनों धड़ों को एक करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। और इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट देखनी होगी। सियासत को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर कोई न तो स्थायी दोस्त है और न ही स्थायी दुश्मन। सियासत में सारे रिश्ते नफे और नुकसान के हिसाब से बनाए गए और निभाए जाते हैं। लेकिन सियासत में जब परिवार ही एक दूसरे का विरोधी हो जाए तो चुनाव के समय इन रिश्तों का मौका दिया जा सकता है। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपना दल दोनों कुनबों को एक करने की कोशिश तेज कर दी है। दरअसल यूपी में 22 के रण को जीतने के लिए बीजेपी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। ये बात अनुप्रिया पटेल को भी समझ में आ रही है कि इस बार केवल बीजेपी के नाम पर अपना दल को वोट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और शायद यही वजह है कि वो अपना दल के दोनों कुनबे को एक करने की कवायद में लगी है। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी मां और अपना दल कमेरावादी की मुखिया कृष्णा पटेल के सामने उनकी पार्टी अपना दल सोनेलाल में विलय करने का प्रस्ताव रखा। वाराणसी में अपना दल सोनेलाल ने एमएलसी आशीष सिंह पटेल की माने तो पार्टी की तरफ से कृष्णा पटेल को जो ऑफर दिया गया है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में अपना दल कोटे से मंत्री पद देने का ऑफर दिया है। इसके अलावा पार्टी का आजीवन संरक्षण या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का विकल्प भी रखा है। कृष्णा पटेल को एमएलसी बनाने के लिए आशीष पटेल अपना दल एमएलसी सीट छोड़ने को भी तैयार है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा के अनुरूप आदरणीय कृष्णा पटेल जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मां भी हैं और हम सबके लिए पूजनीय यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पत्नी भी हैं, उनको एक प्रस्ताव दिया जाए कि वो और अपना दल यश मिलजुल करके काम करे और उनको उत्तर प्रदेश सरकार में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री पद दिया जाए और अगर वो चाहें तो उन्हें एमएलसी का भी पद दे दिया जाए। जो मेरा बचा हुआ कार्यकाल है मैं उसके लिए इस्तीफा दे दूंगा। इस ऑफर के बाद ही आशीष सिंह पटेल ने भी ये साफ कर दिया है कि पार्टी की ओर से कृष्णा पटेल के लिए अंतिम प्रस्ताव होगा और इसके बाद उनसे कोई राजनीतिक बात नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि ये उन्हें कोई लालच नहीं दिया जा रहा है बल्कि उनके लिए एक अवसर है। इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने 7 तारीख की बैठक में बिल्कुल स्पष्ट किया है
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भावनात्मक लगाव को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया पूरी पार्टी से कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माता जी को मेरी ओर से एक ये प्रस्ताव जाए, तो पार्टी ने उनके इस प्रस्ताव पर सहमति जताई तथा ये भी कहा कि ये पार्टी की ओर से अंतिम प्रस्ताव होगा, इसके बाद से उनसे कभी भी राजनीतिक बातचीत नहीं की जाएगी। अगर वो स्वीकार करती हैं तो वो उनका स्वागत है, अगर वो स्वीकार नहीं करती हैं तो इसके बाद से हमारी पार्टी की ओर से उनको कोई भी प्रस्ताव कभी नहीं दिया जाएगा। अनुप्रिया पटेल मां कृष्णा पटेल को तो पार्टी में विलय के लिए ऑफर दे रही हैं, लेकिन उनकी बहन पल्लवी की पार्टी में वापसी के लिए अलग ही शर्त रखी है। आशीष पटेल की माने तो फिलहाल पार्टी में पल्लवी पटेल को शामिल न करने का निर्णय लिया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि पल्लवी पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें तो पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री पद दिया जाए और अगर वो चाहें तो उन्हें एमएलसी का भी पद दे दिया जाए, जो मेरा बचा हुआ कार्यकाल है मैं उसके लिए इस्तीफा दे दूंगा। कृष्णा पटेल के साथ पल्लवी पटेल है और उनका कहना है कि कृष्णा पटेल उसी जगह रहेंगी जहां पल्लवी रहेगी। कैसे आप लोग की बात हो पा रही है? नहीं, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय माता जी जो है कभी न कभी सकारात्मक उत्तर देंगे। क्या कारण है? 5 साल पहले भी आप लोग इसी तरह किए लेकिन हो नहीं पाया, इस बार फिर वही विवाद चल रहा है अभी भी, और उनका कहना है मेरी पार्टी पूरी चुनाव लड़ेगी अकेले दम पे। देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने 7 तारीख की बैठक में बिल्कुल स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भावनात्मक लगाव को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया पूरी पार्टी से कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माता जी को मेरी ओर से एक ये प्रस्ताव जाए, तो पार्टी ने उनके इस प्रस्ताव पर सहमति जताई तथा ये भी कहा कि ये पार्टी की ओर से अंतिम प्रस्ताव होगा, इसके बाद से उनसे कभी भी राजनीतिक बातचीत नहीं की जाएगी। दरअसल अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल ने 1955 में अपना दल का गठन किया था। वो अपने समय के जाने माने नेता थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय में उनके खासी पैर थी। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पार्टी की कमान कृष्णा पटेल के हाथों में आई, लेकिन बाद में पारिवारिक मतभेदों के कारण अनुप्रिया पटेल ने 2016 में अपनी अलग पार्टी अपना दल बना ली, जिसके बाद पारिवारिक लड़ाई अदालत में भी पहुंची। विवादों के चलते कृष्णा पटेल ने अपना दल नाम से एक नई पार्टी बना ली। 2014 के बाद 2019 में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस के टिकट पर मिर्जापुर से जीत हासिल की। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और कामयाबी हासिल की। लेकिन 2022 की सियासी हवा बदली हुई है। इस बार की लड़ाई आसान नहीं है। उधर कृष्णा पटेल ने भी यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को समझ में आ गया होगा कि अगर मां कृष्णा पटेल भी मैदान में उतरी तो नुकसान दोनों को हो सकती है, और शायद इसी वजह से उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। कृष्णा पटेल को उनकी छोटी बेटी अमन पटेल के मार्फत एक संदेश भेजा गया है, जिसमें परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उसके अलावा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें शामिल हैं। उन तक ये संदेश भेजा गया है कि वो भी साथ में अपना दल के लड़ें और अपना दल को और मजबूत बनाएं। हालांकि उनकी जो एक बेटी पल्लवी पटेल हैं, उनके बाबत जब बात की गई तो उन्होंने पल्लवी पटेल के बारे में बोला कि उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला लेना है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने कुछ पिछले बीते दिनों कुछ विवादास्पद बयान दिया था, कुछ जो है मुकदमे कायम कराए थे फर्जी, उसको लेके उनके मन में एक मलाल है, तो इसलिए ये बात की बात है। हालांकि अभी जो बात आ रही है कि कृष्णा पटेल अपना दल के साथ जो है मिल के चुनाव लड़ेंगी और अपना दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।